20 घंटे मैनिपुलेशन सीखने के बाद जो चीजें मैं इस वीडियो में आपके सामने रिवील करने वाला हूँ, उससे आपके मैनिपुलेट होने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जर्नी पे ले जाने वाला हूँ जहाँ आपको ये तो पता लगेगा कि मैनिपुलेशन को स्पॉट करना कैसे है, पर कुछ ऐसे इनसाइडर एक्सपीरियंसेस के बारे में भी पता लगेगा जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एक मैनिपुलेटर की बैक साइकोलॉजी से लेकर उनके एग्जीक्यूशन के पैटर्न तक, और ऐसे कौन से वो इंसिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से एक बच्चा पोटेंशियल डार्क मैनिपुलेटर बन जाता है। फिर चाहे आपको ये लगता हो कि आप कभी मैनिपुलेट हुए ही नहीं या फिर कभी हो ही नहीं सकते, लेट मी गिव यू अ क्विक रियलिटी चेक। भले आप एक स्टूडेंट, इंटर्न या 9 to 5 प्रोफेशनल हो, इमेजिन आप अपने क्लासमेट, कलीग या बॉस से बात कर रहे हो एंड सडनली वो आपको किसी ऐसे काम के लिए कन्विंस करना चाहते हैं जो आप नहीं चाहते कि आप करो, फिर चाहे वो एक असाइनमेंट, टास्क या फिर एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो। आप जानते हो कि आप उस काम को नहीं करना चाहते, आप उसको मना भी कर सकते हो, पर वो कन्विंस कुछ आपको इस तरह से करते हैं कि आप अपने काम को बाजू में रख के उस अनवांटेड चीज के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी जाने को तैयार हो जाते हो और उस काम को करते भी हो। दैट इज मैनिपुलेशन इन एक्शन। लेकिन इन सबसे बचकर अपने मेंटल पीस को सेफगार्ड किया जा सकता था, बस अगर हमें ये पता होता कि मैनिपुलेशन को स्पॉट करना कैसे है। लेकिन हमारे अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये ढूंढना होगा कि ये लोग मैनिपुलेट करते कैसे हैं। जब मैंने YouTube के थ्रू समझने की कोशिश करी कि लोग कैसे हमें मैनिपुलेट करते हैं, तब जो मेरे को वीडियोस रिकमेंड हो रही थी वो थी लाइक 5 मैनिपुलेशन टेक्निक जो बहुत हार्मफुल है, 7 मैनिपुलेशन टेक्निक जो बहुत हार्मफुल है, और उनमें वो टेक्निक्स के बारे में बताया जाता था कि कौन सी टेक्निक है, लाइक गैस लाइटिंग एक्सेट्रा। लेकिन इन वीडियोस में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पहला तो कोई रैंडम बंदा हमें आके मैनिपुलेट नहीं कर सकता क्योंकि हमारा उसके साथ ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी मैनिपुलेशन टेक्निक भले वो कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, रैंडमली किसी भी टाइम पे उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो वो चीज सक्सेसफुल नहीं होने की। ये जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है ये बहुत बड़ा हिस्सा है किसी मैनिपुलेशन के एग्जीक्यूट होने का। और मुझे अभी भी याद है जब मैं कम्युनिकेशन के बारे में सीख रहा था तो हमें एक बेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था कॉल्ड एज प्रोक्सेमिक्स। तो प्रोक्सेमिक्स से हमें इनडायरेक्टली ये पता लगता है कि किसी के साथ हमारी कितनी करीबी है और उस पर हम कितना ट्रस्ट करते हैं। और ये चीज जिसके साथ जितनी ज्यादा होगी उसको हमारे बारे में उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता होगी, इंक्लूडिंग हमारी पसंद नापसंद, और उस पर हम इतना ही ट्रस्ट करते हैं। जिसे 4 जोन्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पर्सनल और इंटीमेट जोन, जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, लवर्स एक्सेट्रा होते हैं, यही सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन एग्जीक्यूट होती है क्योंकि वी नो जो हमारे जितना करीब होगा उस पर हम उतना ट्रस्ट करेंगे और वो हमारे बारे में उतना ही जानता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि बाकी के 2 जोन वाले लोग भी कई बार हमारे पे मैनिपुलेशन एग्जीक्यूट कर जाते हैं, इंक्लूडिंग अवर बॉस, क्लासमेट और कलीग्स। क्योंकि हर एक क्लासमेट और कलीग को भी हम अपने क्लोज नहीं रहने देते। कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं और उन्हीं लोगों को हम अपनी बातें भी शेयर करते हैं। तो ये लोग जिन पे हम ट्रस्ट नहीं करते, ये लोग कई बार कैसे हम पे मैनिपुलेशन एग्जीक्यूट कर जाते हैं। जब मैंने इस चीज को खंगालना शुरू किया तो एक चीज और अनफोल्ड हुई कॉल्ड एज कोर मोटिवेशन। वैसे तो जो कोर मोटिवेशन होते हैं उसका एक हिस्सा माना जाता है, पर इसका एक फॉर्मेट में यूज किया जाता है कॉल्ड एज RICE, राइस, रिवॉर्ड, आइडियोलॉजी, सोर्शन एंड ईगो। जिसमें आइडियोलॉजी सबसे स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि ये बर्थ के बाद से ही फीड करनी शुरू कर दी जाती है। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ईगो। हर एक सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट अपने बारे में एक छवि बना के बैठा है जो ये चाहता है कि सामने वाला वैसे उसको ट्रीट करे, और एक मैनिपुलेटर के लिए ये चीज फेक करना बहुत आसान होता है, द फेक वैलिडेशन, यू नो। पर इनमें सबसे वीकेस्ट होता है सोर्जन, कोर्जन, जो भी है। नॉर्मल भाषा में इसे कहा जाता है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना। इमेजिन कोई किसी को गन पॉइंट पे रख के कहे कि तुझे ये काम करना है, उसको पता है वो करेगा क्योंकि अगर नहीं करा तो उसको पता है क्या होने वाला है। लेकिन रिवॉर्ड कंसिस्टिंग ऑफ प्रमोशन इन जॉब, मेडल इन क्लास, प्रॉमिस प्रेशर बाय योर फ्रेंड, ये सब सिंपल येट इफेक्टिव मैनिपुलेशन का एक हिस्सा होता है इन अ सटल वे, जिसमें ज्यादातर विक्टिम का टाइम वेस्ट किया जाता है, जिसमें ओवर टाइम इन जॉब, किसी दूसरे की असाइनमेंट पूरी करना, किसी इंटर्न का टास्क पूरा करना, अपना काम साइड में रखकर। यू कैन रिलेट विद इट। द फनी थिंग वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि जब कोई पर्सन की पर्सनल बेनिफिट्स पे बात आ जाए तो वो बैंड हो जाएगा। यहाँ तक की रिसर्च करने के बाद जो हमको 2 एलिमेंट्स मिले हैं, अगर उसको एक साथ रखा जाए, इन टोटल हमको 5 पिलर्स मिलेंगे जो अल्टीमेटली मैनिपुलेटर्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन्स की तरह काम करते हैं। एंड ये है वो 5 स्टेप्स। जितना ज्यादा कोई पर्सन इमोशनल डिसीजन लेगा और जितना ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंस उसकी वीक होगी, उतना ज्यादा इजी टारगेट होता है वो किसी भी मैनिपुलेटर के लिए। और जो ट्रस्ट बनाया जाता है वो हमको पता है कि प्रोक्सेमिक्स का यूज करके किस तरह से बनाया जाता है। इमेजिन हम 3 दोस्त हैं, हम दोनों की पसंद है क्रिकेट, और तीसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्रिकेट है क्या। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में होगी, तीसरे की नहीं होगी, और पॉसिबिलिटी है कि तीसरे को हम इतना भाव भी नहीं देंगे जितना हम दोनों में बनेगी, क्योंकि देयर इज अ कॉमन टॉकिंग पॉइंट बिटवीन अस। और इसको फेक करना बहुत आसान है। एंड डू यू रिमेंबर दैट पॉइंट कि जब रिसर्च में हमको ये पता लगा था कि राइट टाइम पे ही मैनिपुलेशन एग्जीक्यूट की जा सकती है, वो चीज मैंने इस वजह से बोली थी। एक कॉमन टॉकिंग पॉइंट ढूंढने के बाद एक बंदे को ये मिल जाता है कि मेरी सेम इंटरेस्ट वाला एक बंदा है, और उसी इंटरेस्ट को यूज करते हुए ट्रस्ट और भी बढ़ जाता है। एंड धीरे धीरे किसी भी पर्सन से उसका ज्यादा से ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है, इंक्लूडिंग किसी की वीक पॉइंट्स, किसी की डिजायर, प्रॉब्लम्स, और अगर किसी का वीक सेक्शन पता लग गया तो वही राइट टाइम बन जाता है किसी पे अटैक करने का, वो हमको पता ही है। एंड 5वां स्टेज वी नो, अटैक। ये वो पर्टिकुलर स्टेज है जहां पे वो टेक्निक्स का यूज किया जाता है, गैसलाइटिंग वगैरह। अभी मैं बताता हूँ मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या है। एक्चुअली मैंने जो पिछली बार भी मैनिपुलेशन के बारे में ट्राई किया था, फेल हुआ था, तब भी सेम मेरे साथ यही चीज हुई थी। वो एक्चुअली यूं है, जो भी मैंने अभी सिस्टम सीखे हैं उसको सीखने के लिए मैं खुद को ही विक्टिमाइज कर रहा था। लाइक जो भी पार्ट्स मैंने अब तक बताए हैं वो चीज समझने के लिए मैं खुद को ही मैनिपुलेट कर रहा था। ये इंसिडेंट होने के बाद मेरे को एक चीज तो स्पेसिफिकली समझ आ गई है, सिर्फ ये पता कर लेना कि मैनिपुलेटर मैनिपुलेट करते कैसे हैं हमारे गोल तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है।
अब इसके रिलेटेड जब मेरे को यहाँ से रिसर्च चालू करनी पड़ी तो मेरे को कई सारे सवाल आ रहे थे। लाइक जैसे कोई मैनिपुलेट कर रहा है उसको क्या ये नहीं लगता कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, ये इनह्यूमेन है, कोई मैनिपुलेट करना, किसी का काम खराब करना। एंड आयरॉनिकली जब मैं खुद को मैनिपुलेट कर रहा था ये सब चीज सीखने के लिए, तो मैं खुद को भी मैनिपुलेट करते हुए पावर और डोमिनेंस कंट्रोल फील कर रहा था। कैजुअली मैंने क्यूरियोसिटी बेस में ऐसे ही सर्च कर लिया कि क्या ये जो पावर और कंट्रोल वाली जो एलिमेंट है ये क्या सच में मैनिपुलेशन का हिस्सा है। एंड दिस वाज द रिजल्ट। ये एक सिंगल यस काफी था मेरे को इसकी और गहराई तक रिसर्च करने में। और रिसर्च के दौरान मैं साइकोलॉजी के एक ऐसे सेक्शन में घुस गया जो बिल्कुल इन्हीं लोगों से डील करता है, जिसे कहा जाता है ट्रेड साइकोलॉजी। अब जैसे मैंने ट्रेड्स वगैरह के बारे में और रिसर्च करनी चालू करी तो मेरे को काफी ट्रेड्स में एक कॉमन सा पैटर्न नोटिस हो रहा है, जिसको मैंने समझने के लिए नाम दिया है द ब्रिज। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट पे देखा जाए तो बिटवीन द एजेस ऑफ 5 to 10 एंड अबव हर कोई अपने एनवायरनमेंट और अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। नाउ इमेजिन अ ग्रुप ऑफ 5 किड्स जो बढ़िया एनवायरनमेंट में ग्रो अप हो रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छे लविंग पेरेंट्स हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में वो किड्स नॉर्मल बिहेवियर और इमोशनल हेल्थ डेवलप करेंगे। लेकिन नाउ इमेजिन अ चाइल्ड जो एक बिल्कुल ही अलग एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दिया जाता है, जहाँ एनवायरनमेंट भी हेल्दी नहीं है, अब्यूजिव पेरेंट्स है जो रोज लड़ने को तैयार है, इवन वो लड़ाई कई बार इतनी एक्सट्रीम पे चली जाती है कि बात एक दूसरे की लाइफ को भी हार्म करने तक आ जाती है। यू नो व्हाट आई वांट टू से। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो चाइल्ड अभी भी वो सारी इन्फॉर्मेशन अब्सॉर्ब कर रहा है, फिर चाहे वो सिचुएशन कितनी भी हार्मफुल या सूटेबल क्यों ना हो। इस इंसिडेंट की वजह से द सेम चाइल्ड नेवर रिमेन्स द सेम। डर, इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ एस्टीम, इन सब चीजों को एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना जस्ट बिकॉज वो उस तरह की कोई भी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है एट एनी कॉस्ट। अब वो बाकी बच्चों की तरह केयर फ्री, प्लेफुल या जॉयफुल तो नहीं रहा, अब वो उसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पे अटक चुका है विद द फीलिंग ऑफ लो कॉन्फिडेंस एंड पावरलेसनेस। अब उस चाइल्ड में कुछ ना होने वाली अनवांटेड चीजें डेवलप होने लग जाती है, लाइक लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम एंड लो कॉम्पिटिटिवनेस। एंड द वर्स्ट पार्ट इज ट्रॉमा। इस पॉइंट तक आते आते उसके पास सिर्फ दो पाथ रहते हैं सिलेक्ट करने के लिए। या तो वो सबमिसिव बिहेवियर अडॉप्ट कर सकता है, जिससे वो बड़े होने के बाद भी ओवरली कॉन्शियस होना, सबमिसिव लो कॉन्फिडेंस होना उसके लिए एक आम सी बात हो जाएगी। लेकिन बाय एनी चांस उसने एक सप्रेसिव पाथ अडॉप्ट किया तो ओवर एग्रेशन, एंगर, शॉर्ट टेम्पर, मैनिपुलेटिव होना, ये सब उसके बिहेवियर पैटर्न में धीरे धीरे एनग्रेव होना चालू हो जाएगा। लेकिन उसके मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज कुछ ऐसी चीजों से बैक सपोर्टेड होंगी जो आप किसी के साथ नहीं चाहोगे कि ऐसा हो। उस ब्रिज गैप की वजह से जो न्यूट्रल ह्यूमन बिहेवियर डेवलप होना था वो नहीं हुआ, वो टूट चुका है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। रिजल्टिंग इन हेल्दी वे में कैसे नेचुरली दूसरे लोगों से इंटरेक्ट किया जाता है वो नहीं जानता। कांस्टेंट कंपैरिजन, एनवी, इनसिक्योरिटी, एंगर, ये सब चीजें तो फिर भी एक्सपेक्टेड है, पर उसने एक ऐसी चीज खोदी जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचाना अब उसके लिए एक फन कैटेगरी में आने लग गया। द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड विजडम। ये दो चीजें हमें ये समझने की एबिलिटी देते हैं कि कई बार हमारे जो डिसीजन होते हैं उससे कई बार दूसरों का नुकसान हो सकता है। इन रिजल्ट हमको ये पता होता है कि वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। साउंड सो मच नॉर्मल, राइट? ये दो चीजें हमें ये समझने की भी एबिलिटी देती हैं कि कई बार जो सामने वाला डिसीजन ले रहा है उससे हमारा भी नुकसान हो सकता है। इन रिजल्ट हमको पता होता है किसी भी साइकोपैथ या नार्सिसिस्ट पे हमको इसी वजह से ट्रस्ट नहीं करना है। और जो पेरेंटिंग वाला एग्जांपल था वो वन ऑफ द सिनेरियोज में से एक था जो मेरे को मिला था। मेरे पास एक प्रैक्टिकल वीडियो जिसमें सरफेस लेवल पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी बैक स्टोरी में हमने जो भी चीजें यहाँ तक कवर करी हैं वो इन एक्शन में होते हुए देख सकते हो। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट दैट वीडियो। बंद एकदम। घर में पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ते तो हैं। कहाँ पढ़ते हो? सरफेस लेवल पर ये वीडियो एक फनी वीडियो की तरह मानी जाती है जिसको बहुत लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। लेकिन जैसे ही हम इस क्लिप को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो जैसे इस स्टूडेंट को ट्रीट किया जा रहा है दैट विल 100% गोना क्रिएट अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स स्टडी, क्लासमेट्स एंड टीचर। एट द सेम टाइम वो तीनों चीजों पर डिसरिस्पेक्ट फॉर्म करना शुरू कर सकता है। और इसका एक एंगल ये भी हो सकता है कि शायद वो सेम इंसिडेंट उसके साथ हर रोज ही रिपीट होता हो। हमको तो ये सरफेस लेवल पे क्लिप एक बार मिली है और जिस तरह से उसके अब्यूजिव वर्ड्स हो सकते हैं ऐसी अर्ली एज में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि ऐसे इंसिडेंट उसके साथ रोज ही होते हों। और अगर ऐसा होता होगा तो वो सारी क्लास के सामने हर रोज अपनी वैल्यू को डाउन होता हुआ महसूस कर सकता होगा इजीली। और ये इंसिडेंट किसी एक के साथ नहीं हुआ। एक स्लो लर्नर को उसकी स्लो लर्निंग एबिलिटी के कारण पीट देने से लेके किसी को फीस की वजह से ब्रूटली पीट देने तक ऐसे हजारों केसेस इजीली सरफेस होते रहते हैं रोज ही। और सैडली इनमें कॉमन चीज ये होती है कि ये सब अंडर द एज ऑफ 10 होते हैं। ऐसे अर्ली एज में ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करना वही सेम ब्रिज गैप क्रिएट करता है जो हर मैनिपुलेटर फेस करता है। और ऐसे इंसिडेंट अगर एक लेवल क्रॉस कर जाता है तो किसी अंडरग्रोन चाइल्ड के लिए एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर अडॉप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एज ए डिफेंस मैकेनिज्म वही खोई हुई पावर और कंट्रोल दूसरे पे स्थापित करने के लिए। यहाँ तक आते आते मेरे को ऐसे लगने लगा जो मेरे को ट्रेड साइकोलॉजी से जिस चीज का आंसर चाहिए था, ये लोग मैनिपुलेट करते क्यों हैं, आई थॉट मेरे को सारे जवाब मिल चुके हैं, तो मैं ट्रेड साइकोलॉजी वाला पेज एग्जिट करने ही वाला था। एंड एट द वेरी एंड पॉइंट मेरे को एक कॉन्सेप्ट मिला कॉल्ड एज डार्क ट्रायड। जितना मैं डार्क ट्रायड के बारे में सीखता जा रहा हूँ उतना मेरे को धीरे धीरे सारे जवाब मिल रहे हैं कैसे मैनिपुलेशन को एट द पॉइंट स्पॉट किया जाता है और कैसे मैं अपने गोल के बहुत करीब हूँ। डार्क ट्रायड में एक्चुअली स्टडी की जाती है 3 पर्सनैलिटी ट्रेड्स की एट द सेम टाइम। इसमें मैं 2 पर्सनैलिटी ट्रेड के बारे में तो फेमिलियर था, नार्सिसिज्म और साइकोपैथ्स, लेकिन एक तीसरा भी इसमें है कॉल्ड एज मैकियावेलियनिज्म। साइकोपैथ्स वो नो कि अब नॉर्मल सोशल बिहेवियर होता है, उनको कुछ नहीं पता, मथा उठा पाड़ देते हैं किसी का भी। और नार्सिसिज्म भी काफी पॉपुलर है, वही सेल्फ एडमायराइजेशन और सबसे पहले अपने आप को रखना। लेकिन ये मैकियावेलियनिज्म मेरे लिए काफी एक नया टॉपिक है। इसको मैंने सिंपल भाषा में ट्रांसलेट किया, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। किसी स्पेसिफिक पावर या पोजीशन को होल्ड या अचीव करने के लिए सही जगह सही पर्सन पे कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेट करना। मैं इसे इतना रिलेट क्यों कर पा रहा हूँ? अब क्योंकि मैकियावेलियनिज्म मेरे लिए काफी एक नया टॉपिक था तो मैंने क्यूरियसली ऐसे सर्च कर लिया कि इंडिया का कोई मैकियावेली है कि नहीं, एंड दिस इज व्हाट आई गॉट।
कौटिल्य। और जिसको नहीं पता, कौटिल्य वाज द सेम पर्सन बिहाइंड होल मौर्य एम्पायर। एंड गेस व्हाट, हमारे पास उनकी टेक्निक्स भी पड़ी हैं। और जब मैंने ये बुक कंप्लीट करी तो मेरे को पता लगा इसमें इनडायरेक्टली बताया गया है कि कैसे मैनिपुलेशन को स्पॉट करा जाए। इनमें से कुछ श्लोक को मैं एक्सट्रैक्ट करके बताता हूँ। दूसरा अध्याय श्लोक 5। जो फल बाहर से दिखने में ब्यूटीफुल होते हैं वो ज्यादातर अंदर से मीठे होते नहीं है। इन द सेम वे जो लोग ज्यादा मीठा बोलते हैं दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं। और अगले ही श्लोक में चाणक्य कहते हैं जो दोस्त हमारे सबसे नजदीक होता है उस पर भी हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सबसे नजदीक होने की वजह से हमारी सारी गोपनीय प्राइवेट बातें उसे पता होती हैं। जो अगर किसी वजह से उस दोस्त के साथ हमारी बिगड़ी तो वो सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हमारे खिलाफ एज ए वेपन यूज की जाएगी। मैनिपुलेशन में जिसे कहा जाता है ब्लैकमेलिंग। और यही क्लोज और ट्रस्ट वाली चीज हमने प्रोक्सेमिक्स में ढूंढी थी। बट हियर इज समथिंग मोर फॉर यू। अध्याय 3 श्लोक 4। अगर किसी गलत पर्सन और किसी सांप में चूज करने की बात आए तो हमेशा चूज दिस नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक बार काटेगा, वो भी सिर्फ छेड़ने पे या फिर कभी टाइम आया तो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोई ये गलत पर्सन हमेशा एक भी चांस नहीं छोड़ेगा हमें नुकसान पहुंचाने का। और ये श्लोक इनडायरेक्टली हमें ये सिग्नल जरूर देता है कि कैसे एक बड़ा रोल निभाते हैं हमारे आसपास के लोग हमारी मेंटल हेल्थ और ग्रोथ में। और जैसे मैं इन श्लोक को एक साथ रख के समझता हूँ तो मुझे एक पैटर्न मिला है जिससे हम मैनिपुलेशन को स्पॉट कर सकते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ अवर इमोशनल रिएक्शन। सो लेट्स अज्यूम कोई हमारे ऊपर मैनिपुलेशन एग्जीक्यूट कर रहा है विद एनी टेक्निक यू नो। दिस वाज अवर इमोशनल रिएक्शन मैनिपुलेशन एग्जीक्यूट होने से पहले। और जैसी वो मैनिपुलेशन टेक्निक हम पे एग्जीक्यूट की जाती है तो हमारा रिएक्शन या तो अपलाइन जाएगा या तो डाउन लाइन जाएगा। प्योरली डिपेंड ऑन द टेक्निक, वो कौन सी टेक्निक हम पे यूज कर रहा है। हमारा यही एग्जैक्ट रिएक्शन उस मैनिपुलेटर को ये फीलिंग देता है कि उसने हम पे कंट्रोल और पावर एस्टैब्लिश कर दी है। टेक्निक लाइक गैस लाइटिंग और गिल्ट ट्रिपिंग हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद उस टाइम मेरी ही गलती होगी, रिजल्टिंग इन अवर डाउनवर्ड रिएक्शन एंड मैनिपुलेटर सेटिस्फैक्शन। हमें बस उसी रिएक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करना है मैनिपुलेटर की एक्सपेक्टेशन से, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाता है CBR, कोल्ड बॉटम लाइन रैशनल। एक सेकंड, पर तुम उससे इतना रिलेट क्यों कर रहे थे? NCERT के बाद अगर कोई भी मैंने पहली बुक पढ़ी है दैट इज चाणक्य नीति।